यूज ऑफ पॉइजन रेशियो। ओके, सो देखो यूज ऑफ पॉइजन रेशियो जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? टू डिटरमाइन स्ट्रेस डिफ्लेक्शन। ओके, मींस आपका जो स्ट्रेस का जो डिफ्लेक्शन है उसके लिए यूज किया जाता है, और जनरली इसे एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट थ्रू यूज किया जाता है। ओके, एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए भी इसे यूज किया जाता है पॉइजन रेशियो को। ओके, सबसे पहले इसका यूज रहता है टू फाइंड स्ट्रेस डिफ्लेक्शन, देन नेक्स्ट इसे यूज किया जाता है एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मींस जो आपके बीम रहेंगे, प्लेट्स रहेंगे, उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए इसे यूज किया जाता है उनके स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए। मींस व्हाट, उसका अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका अगर आपके कुछ वेरिएशन आ रहे, कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर वेरिएशन है, मींस उसके क्रॉस सेक्शन के अंदर, क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर अगर कुछ वेरिएशन आ रहे, तो वहां पर जो स्ट्रेस डिफ्लेक्शन रहेगा, स्ट्रेस डिफ्लेक्शन के लिए पॉइजन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो ये पर मींस हम कहेंगे कि इंजीनियरिंग साइड्स के अंदर मींस मैकेनिक्स के अंदर उसका ज्यादातर यूज किया जाता है पॉइजन रेशियो का। ओके, देन नेक्स्ट नेक्स्ट वन। हाँ अक्षय, आपने जो पॉइजन रेशियो का यूज पूछा था, पॉइजन रेशियो का यूज रहता है टू डिटरमाइन, it is used for to determine stress deflection. Okay, और it is also used for the proportionality constant. Okay, means अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर चेंज हो रहा है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, मींस क्या हो रहा है? उसके डायमेंशन में चेंज आ रहे हैं, उसके डायमेंशन में चेंज आ रहे हैं, मींस कहाँ पर? एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज आएगा, या फिर एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज आएगा, तो वहां पर उसे यूज किया जाता है। ओके, मीन्स व्हाट, जो बीम्स रहते हैं, जो प्लेट्स रहते हैं, वहां पर उसे ज्यादातर तौर पर यूज किया जाता है। और एक स्पेशल ब्रांच है दैट इज मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के अंदर इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। ओके, देन नाउ नेक्स्ट किसी को कोई डाउट है क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स के अंदर? उसका आज रिमेडियल क्लास चालू है फिलहाल। स्लाइड एंड काइनेटिक फ्रिक्शन में डिफरेंस क्या है? ओके, ओके, अब देखिए, स्लाइड जो है, स्लाइड जो फ्रिक्शन होता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, जो आप बोल रहे हो स्लाइड, ओके, स्लाइड को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन मींस क्या है? व्हेन टू बॉडीज आर स्लाइड वन ओवर अनदर। ओके, मींस अगर दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर अगर स्लाइड हो रहे हैं, तो वहां पर जो फ्रिक्शन ऑकर होगा, उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, उस फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, एंड देन नेक्स्ट काइनेटिक फ्रिक्शन डिफरेंट रहता है। मींस क्या हुआ यहाँ पर? आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, वो दोनों क्या होते हैं यहाँ पर? डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। ओके, अब देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन मींस क्या रहता है? फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग और अनदर बॉडी। ओके, अब इसके ऊपर क्या हो जाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है? जो फ्रिक्शन ऑकर होता है, ओके, मींस जो फ्रिक्शन ऑकर होगा वो फ्रिक्शन किस तरह से रहेगा? फॉर एग्जांपल, दिस इज अ फर्स्ट बॉडी एंड दिस वाज व्हाट? सेकंड बॉडी। ओके, अब इस सेकंड बॉडी के ऊपर अगर यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई करते हो, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से इनके बीच में जो स्लाइडिंग मोशन प्रोड्यूस होगा, उस स्लाइडिंग मोशन को आप क्या कहोगे? काइनेटिक फ्रिक्शन कहोगे। ओके, एंड देन नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टाइप आपको आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन के बाद क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन मींस क्या रहता है? व्हेन अ फ्रिक्शन फोर्स इज बैलेंसेस द अप्लाइड फोर्स। ओके, व्हेन द बॉडी इज स्टैटिक इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, मींस स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर भी क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, बट वो जो फ्रिक्शन रहता है वो फ्रिक्शन क्या रहता है? वेरी स्मॉल अमाउंट का रहता है। मींस व्हाट, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद ये बॉडी क्या होगी? स्लाइड होगी, इस बॉडी के ऊपर स्लाइड होगी, बट स्लाइड होने की वजह से यहाँ पर जो फ्रिक्शन ऑकर होगा वो फ्रिक्शन बहुत स्मॉल अमाउंट में रहेगा। मीन्स व्हाट, ये जो दो सरफेसेस इन कांटेक्ट रहेंगे, वो दो सरफेसेस किस टाइप के रहेंगे? स्मूथ टाइप के रहेंगे। ओके, दो दो सरफेस कौन से टाइप के रहेंगे? स्मूथ स्मूथ टाइप के रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फ्रिक्शन ऑकर होगा वो निग्लिजिबल रहेगा। ओके, इन स्टैटिक फ्रिक्शन। बट
इन काइनेटिक फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन ऑकर होगा वो स्लाइडिंग की वजह से होगा, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन ऑकर होगा वो फ्रिक्शन यहाँ पर विजिबल भी रहेगा। जितना फ्रिक्शन यहाँ पर ऑकर हो रहा है वो फ्रिक्शन आपको विजिबल भी रहेगा, मीन स्लाइडिंग की वजह से जो फ्रिक्शन आपका ऑकर होगा वो विजिबल रहेगा। ओके, तो बेसिकली दो मेन टाइप्स रहते हैं फ्रिक्शन के, फर्स्ट इज काइनेटिक, सेकंड इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, इज दैट क्लियर? अक्षय, क्या है सर? स्लाइड एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अब देखिए स्लाइडिंग की वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन आपका ऑकर होता है, दोनों सेम है क्या? सर आप हैंड्स का यूज करके एक्सप्लेन करो। ओके, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल दो बॉडीज है, मीन्स व्हाट, दिस वाज फर्स्ट बॉडी, दिस वाज सेकंड बॉडी। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, मीन्स वन सरफेस इज स्लाइड ओवर अनदर सरफेस। अब यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा, मीन्स जब भी आप हैंड्स को रफ करते हो दो सरफेस के ऊपर, तो वहां पर आपको हीट प्रोड्यूस दिखाई देगा। मीन्स इन दोनों के बीच में जब भी आप हैंड्स को रफ करते हो ओवर अनदर, ओके, तब आपको इन दोनों सरफेस के अंदर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। मीन्स जनरली विंटर सीजन के अंदर हम करते हैं, ज्यादा ठंडी होने की वजह से हम क्या करते हैं, हैंड्स को रफ करते मीन्स यहाँ पर एक्चुअल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। अब फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अब हमारे ह्यूमन हैंड से इसकी वजह से यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, बट अगर एक्चुअल में अगर यहाँ पर कोई दो सरफेसेस होते तो वहां पर क्या होता, फ्रिक्शन ऑकर होता। ओके, तो फ्रिक्शन ऑकर होता किसकी वजह से, ड्यू टू स्लाइडिंग मोशन। ओके, ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर क्या है, वहां पर भी सेम वही फिनोमेना होता है, बट उसके जो सरफेसेस रहते हैं, सरफेसेस क्या रहते हैं, स्मूथ रहते हैं। मीन्स व्हाट, अब ये दो सरफेस देखो, ये सरफेस एंड ये सरफेस एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहे हैं। और स्लाइड होने की वजह से यहाँ पर जो फ्रिक्शन ऑकर होगा वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा क्या, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों सरफेसेस कैसे है, स्मूथ सरफेसेस है, इन दोनों के बीच में इरेगुलरिटी absent है, so that's why here it is a friction will occur but it is a will be negligible. okay, but in kinetic friction के अंदर जो surfaces यूज किए जाते हैं वो surfaces रफ एंड टफ यूज किए जाते हैं। मीन्स उनके बीच में क्या रहती है, इरेगुलरिटीज रहती है, शेप के अंदर क्या रहती है, इरेगुलरिटी, जिसकी वजह से वहां पर रॉन्ग फॉर्म के अंदर आपको फ्रिक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, स्केलर साइन वेक्टर का। वो मैंने आपको बोल दिया था, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, बट लेक्चर के एंड में मैंने आपको ये भी बोला था कि एक बार उस डेरिवेशन को देख लो। तो कितने बच्चों ने देखा है उस डेरिवेशन को फिर से रिपीट? देखो पिछले जो पॉइंट्स रहते हैं जो मैंने आपको इससे पहले टीच किया है वो आपको भूलना नहीं है। ओके, उन सबको आपको रिवीजन देते रहना है। हाँ चलो नेक्स्ट वन, किसी को कोई डाउट है क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स के अंदर? हाँ नेक्स्ट वन, एनीवन एनीबॉडी? anyone anybody having any doubt? ओके, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? anyone anybody having any doubt? तो ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, जिसको पूछूंगा वही आंसर देगा। ओके मैं रैंडमली किसी का भी नाम लूंगा, ओके वही आंसर देगा। ओके, तो चलो एलरॉय, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहता है? एलरॉय आप बोलोगे। ओके, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। चलो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहता है, एलरॉय आप बोलोगे। ओके, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
strain energy per unit volume is equal to what? चलो माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो आप। ओके, एनर्जी स्टोर ड्यू टू डिफॉर्मेशन। ओके, बट उसका एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले का हमने डेरिवेशन देखा था, वो फाइनल फॉर्मूला कौन सा रहता है वो बोलो। चलो, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसका फाइनल फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वो फाइनल फॉर्मूला क्या है वो बोलो। चलो, और लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने ऊपर यहाँ पर राइट भी किया था। आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर राइट भी किया था। ओके सर 1/2 हाँ, इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई। ओके, वाई मीन्स यंग्स मॉडुलस। ओके, ये था आपका स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस लेसन का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। ओके, जो बच्चे अब्सेंट थे वो यूट्यूब पर इस डेरिवेशन का लेक्चर अपलोड किया है ऋषिकेश सर ने, यूट्यूब पर जाकर देखो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस लेसन का। ओके, देन नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपको आता है, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डनेस। ओके, हार्डनेस मीन्स क्या है। ओके, अब चलो नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है देखता हूँ मैं। ओके, श्रेयस पाटिल। हार्डनेस मीन्स क्या रहता है बोलो। चलो, श्रेयस पाटिल। श्रेयस पाटिल है क्या लेक्चर में प्रेजेंट? नहीं है शायद प्रेजेंट। ओके, आदित्य सूर्यवंशी। हार्डनेस, हार्डनेस मीन्स क्या रहता है आदित्य सूर्यवंशी? आदित्य प्रेजेंट है क्या? स्टूडेंट लेफ्ट हो रहे क्या क्वेश्चन पूछने के बाद? चलो, आदित्य महाडिक, आप बोलो हार्डनेस मीन्स क्या रहता है? Sir, it is a property of material which unable to resist plastic deformation. Deformation. Okay, it is the property of material which enables to resist the plastic deformation. Okay, good. Then next toughness. Okay, toughness means क्या रहता है? अब देखो टफनेस कौन बोलेगा? सिद्ध श्रीवास्तव, चलो टफनेस बोलो। टफनेस मीन्स क्या रहता है? प्रेजेंट थे क्या आप? मैकेनिकल प्रोडक्ट सॉलिड्स जब मैंने लेसन पूछा था, टीच किया था, तब आप प्रेजेंट थे क्या? सिद्ध श्रीवास्तव, सिद्ध श्रीवास्तव। टफनेस, टफनेस मीन्स क्या रहता है? ओके, चलो। The toughness is the property of the object to toughness is the property of object to
to how to take the energy resist the fracturing when force is applied. Okay, तो याद नहीं रखो, toughness is the property of material to resist fracturing when force is force is applied to applied. it. हाँ, ओके, तो ये होगा टफनेस. ओके, देन नेक्स्ट फ्रिक्शन मींस क्या रहता है? ओके, फ्रिक्शन. चलो, आर्यन गायकवाड़, आर्यन इंगे, जितने भी आर्यन है, ओके, सब बोलेंगे. फ्रिक्शन का डेफिनेशन बोलो. चलो, बहुत सिंपल है. फ्रिक्शन, जितने भी आर्यन है उन सबके लिए क्वेश्चन है. फ्रिक्शन बोल दो. चलो, आर्यन गायकवाड़, आर्यन इंगे. फ्रिक्शन का डेफिनेशन बोलना है. Okay, resisting motion of moving objects. Okay, means friction is the property of material which resists the motion of two bodies. Okay, motion between two bodies or motion between two surfaces. Okay, then now next. तो ठीक है, बस हो गया आज के आउट सेशन, इतना ही. ओके, स्टूडेंट लेफ्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं तो. ओके, तो देखिए जितने भी न्यू स्टूडेंट है रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड करो. जो लेफ्ट हुए वो रेगुलर स्टूडेंट है. मैंने देखे कौन कौन लेफ्ट हुआ है. आदित्य सूर्यवंशी है, श्रेयस पाटिल है. ओके, तो उन्होंने लेक्चर्स अटेंड किए इससे पहले, बट आपने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो आप रेगुलरली लेक्चर अटेंड करो. अब ये था आपका आज का डाउट सेशन. मीन्स आज आपका रिमेडियल क्लास था. मैकेनिकल प्रोडक्ट सॉलिड से लेसन मैंने 10 दिन पहले फिनिश किया है, उसका आज रिमेडियल क्लास था. ओके, नाउ नेक्स्ट अब कल हम क्या करेंगे? कल जो आपका ग्रेविटेशन लेसन चालू है उसके जो 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में देख के, मीन्स वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तीनों डेरिवेशन को मैं कल के लेक्चर में फिर से रिवाइज करने वाला हूँ, फिर से उसे रिपीट करने वाला हूँ. तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. वो 3 पॉइंट ऐसे, 3 पॉइंट में से आपको 2-2 क्वेश्चन जेईई के क्वेश्चन में, जेईई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में एंड इंडिया के एग्जाम में 100% आते हैं, मतलब आते ही है. ओके, तो इन 3 डेरिवेशन को मैं कल के लेक्चर में फिर से रिपीट करने वाला हूँ. तो कल सारे स्टूडेंट प्रेजेंट रहेंगे. जो एब्सेंट है उनको भी बोल दो, आपके फ्रेंड्स को. ओके, तो कल का लेक्चर कोई भी मिस आउट नहीं करेगा. ओके, क्योंकि पिछले कुछ दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं, तब कुछ स्टूडेंट मिस आउट हुए थे लेक्चर में से. तो मैं कल फिर से रिपीट करने वाला हूँ तीनों डेरिवेशन को. तो कल का लेक्चर कोई भी मिस आउट नहीं करेगा. सारे फ्रेंड्स को बोल दो आपके. ओके, हाँ बोलो अक्षय, क्या है? सर मेरा डाउट है, मुझे पॉइंट समझ आता है पर टेस्ट में हमेशा कम मार्क्स मिलते हैं. ओके, तो देखिए आपको सारे पॉइंट समझ में आते हैं. ये सिर्फ आपके साथ में, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ भी होता होगा. ओके, तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. ओके, एक स्टोरी में आपको बोलूंगा फिलहाल. तो देखिए फिलहाल आपको सारे पॉइंट समझ में आते हैं बट आपको टेस्ट में मार्क्स नहीं आते. तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं कि कोई बात नहीं, बट आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं. सिर्फ बात इतनी है कि आपको मार्क्स नहीं आ रहे. ओके, अब देखिए जो क्वेश्चन मैं डालता हूँ एग्जाम्स के अंदर, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन आपको लॉजिकली सॉल्व करने पड़ते हैं. मीन्स जो मैं आपको यहाँ पर एक्चुअली में टीच करता हूँ उसके कंसेप्ट के ऊपर पूछता हूँ. वो एक्चुअल में जो मैं यहाँ पर टीच करता हूँ एज इट इज क्वेश्चन आपको वहां पर नहीं रहते, और एज इट इज क्वेश्चन आपको जेईई के एग्जाम में भी नहीं रहते, नीट के एग्जाम में भी नहीं रहते, या फिर एनडीए के एग्जाम में भी नहीं रहते. ओके, तो देखिए फिलहाल आपका क्या है, आप फिलहाल इनिशियल स्टेज में 11-12 की, तो आपको क्या करना है, आपका लॉजिक डेवलप करना है. मीन्स आपको एक प्रोसीजर डेवलप करनी है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए सिलेबस में से उसे आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो फिलहाल अगर आपको मार्क्स नहीं आते तो कोई चिंता करने की बात नहीं है. फिलहाल आप प्रिपेयर हो रहे हो. मीन्स आप जेईई नीट के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो. ओके, जब आप जेईई नीट का एग्जाम, जब आप उसके क्वेश्चन देखोगे
तब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बुक में से क्वेश्चन ही नहीं है, बट एक्चुअल में आपके बुक में से ही रहते हैं। ओके, तो इसलिए अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे कम मार्क्स आते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो देखिए, जब हम 11th-12th में थे, जब मैं 11th-12th में था, तब मेरे पास जो फ्रेंड्स थे, ओके, उनको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा स्कोर होता था। ओके, बट उसमें से जो जो उनको अच्छा स्कोर होता था, वो एक्चुअल में जेईई नीट के एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आए थे उनको। ओके, और जिनको स्टार्टिंग में कम मार्क्स है एग्जाम्स के अंदर, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। तो एक्चुअली में ऐसा होता है। ओके, फिलहाल आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा इस पूरे सिलेबस के साथ रिलेटेबल होने में। जैसे जैसे दिन जाएंगे, वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, वैसे वैसे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको एग्जाम की आदत पड़ती जाएगी। ओके, फिलहाल जो आपके क्वेश्चन पेपर जो सेट होता है, क्वेश्चन पेपर आपका टफ लेवल का सेट करता हूँ मैं। आपने अभी देखा होगा थर्मोडायनामिक्स का जो टेस्ट हुआ था, उसके अंदर आपको 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपको इससे पहले आपने कभी देखे ही नहीं थे, एंट्रोपी एंथैल्पी। ओके, मींस आउट ऑफ सिलेबस थे, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों ने उन्हें सॉल्व किया है। ओके, गुड। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होगा, जो फिजिक्स का नेक्स्ट जो एग्जाम होगा वो एग्जाम आपका एज पर रूल्स होगा, दैट इज जेईई और नीट के रूल्स के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होगा जेई का, वो आपका जेई और नीट के रूल्स के हिसाब से होगा। मीन्स व्हाट, वो आप जो मार्किंग सिस्टम रहती है वही मार्किंग सिस्टम यहाँ पर रहेगी। मीन्स जेई के हिसाब से आपको फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 30 क्वेश्चन का पेपर रहेगा। 30 क्वेश्चन में ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स। ओके, अगर आपका एक क्वेश्चन करेक्ट आता है तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन इनकरेक्ट आता है तो आपका 1 मार्क्स सब्ट्रैक्ट किया जाएगा उसमें से, मीन्स नेगेटिव मार्किंग रहेगी नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ओके, टोटल आपका पेपर रहेगा 120 मार्क्स का। नेक्स्ट टेस्ट आपका इस हिसाब से होने वाला है। ओके, तो सभी तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए उसके लिए। और नेक्स्ट टेस्ट आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स के ऊपर ही होगा। ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, जो कि आज मैंने रीमेडल लिया है। ओके, उसके ऊपर आपका टेस्ट होगा नेक्स्ट। कोई बात नहीं है, टेस्ट के टाइम डर लगता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। फिलहाल आप स्टार्टिंग में, इसलिए आपको ऐसा हो रहा है। ओके, बट डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ आप स्टडी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। फिलहाल आज आपका बहुत टाइम हो चुका है आज। ओके, कल के लेक्चर में मैं आपको एक्स्ट्रा गाइड करूंगा स्टडी कैसे करना है उसके लिए। ओके, तो फिलहाल आप हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ओके, कल के लेक्चर में मैं आपको एक्स्ट्रा गाइड कर दूंगा स्टडी कैसा करना है। ओके, फिलहाल आज हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है ऋषिकेश सर, लीव करता हूँ फिर। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके। टाइम टेबल बराबर देखो, आज मैथ्स 1 का लेक्चर नहीं, मैथ्स 2 का लेक्चर नहीं है, मैथ्स 1 का है। 7:30 को ज्वाइन करोगे, बीच में आज हॉलीडे आपको 2-3 दिन। M2 का लेक्चर ऑफ है 2-3 दिन। सर जरा आउट ऑफ टाउन है। ओके, 7:30 को ज्वाइन करो।